हेलो सर, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून। आर यू रेडी? गुड इवनिंग आपके टाइम से, हमारे टाइम से गुड आफ्टरनून। यस, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वेरी गुड सर। वेलकम टू द सनातन शक्ति। थैंक आपका यू। स्वागत है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आपको भी। जितने भी मेंबर है सबका स्वागत है सनातन शक्ति में। सनातन शक्ति हमारी नई नई चैनल है, प्लीज उनको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। और आज हमारे साथ बहुत जाने माने, उनकी पहचान देने की कोई जरूरत नहीं, वो तो बहुत मशहूर है, डॉक्टर विजय जोली जी। बीजेपी के वन ऑफ द टॉप लीडर्स है और अच्छे सनातनी है। तो डॉक्टर विजय जोली जी, आपका खूब खूब स्वागत है सनातन शक्ति में। सर, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू सर। वेरी गुड, वेलकम टू सर। तो सर, मीटिंग चालू करते हैं कि आप दो शब्द कहना करेंगे, फिर बाद में मीटिंग चालू करेंगे? कुछ आपको कहना है कि सीधा क्वेश्चन आंसर से चालू करते हैं? आप शुरू करिए। जी सर। तो सर, आपको मालूम है कि अभी जो अफगानिस्तान में हालात है, और इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत है, और हमारे दुश्मन चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हम लोग फेल हो जाए। अमेरिका चाहता है हम लोग सक्सेसफुल जाए, इंडिया चाहता है हम लोग सक्सेसफुल। अफगानिस्तान ने हमको मदद मांगी है हमारी, बराबर है। अगर सिचुएशन वर्सन होती है अफगानिस्तान में सर, और ये तालिबानी लोग हारते हैं, तो आपको लगता है तालिबानी लोग आएंगे कश्मीर में या इंडिया में, आतंक पैदा करेंगे, आतंक फैलाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो सनातन शक्ति और विशेष तौर से आप नीलेश जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज के शो में मुझे भारत से आमंत्रित किया है एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए जो भारत के पड़ोस के अंदर न केवल भारत के लिए अपितु पाकिस्तान, ईरान, चाइना और हमारे नेबरहुड पॉलिसी के ऊपर जिसका बहुत बड़ा असर अमेरिका की फौजों के सितंबर 2021 में 22वीं यूएस वॉर ऑन अफगानिस्तान की एनिवर्सरी के मौके के ऊपर वहां से यूएस फोर्सेस के विड्रॉल के बाद जो घटनाक्रम बनने वाला है उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए, उन परिस्थितियों को एनालाइज करने के लिए जो आपने आज का एक इनोवेटिव कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं सनातन शक्ति और उसके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस विषय पर आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हमें समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में ये स्थितियां और परिस्थितियां कैसे बनी। पाकिस्तान हमेशा से एक ट्रबल मेकर की भूमिका में अफगानिस्तान के अंदर रहा है। तालिबान को फाइनेंशियली और मैन पावर पाकिस्तान हमेशा देता रहा है, और चाइना हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में, और पहली बार तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की जो फोटो ऑप अभी हम सब लोगों ने ना केवल भारत में अपितु दुनिया भर ने देखी है, ये हम सबको डिस्टर्ब करने वाले इवेंट है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड नेशन है। अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 38 करोड़ 92 लाख के करीब है। अफगानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसके एक छोर पर पाकिस्तान है, दूसरे छोर पर ईरान है, तीसरे छोर पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान है, और नॉर्थ ईस्ट के छोर पर चाइना है। 1996 और 2001 के बीच में तालिबान की जो
इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जिस प्रकार से स्ट्रिक्ट इस्लामिक कोड को अफगानिस्तान में लागू किया और जिस तालिबान का जन्म 1994 के अफगान सिविल वॉर के बीच में से हुआ और जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक स्कूल के अंदर जो ट्रेडिशनल इस्लामिक मदरसों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है, उसमें से निकले हुए लोग तालिबान के रिजीम को स्ट्रिक्टली इस्लामिक शरीयत लॉज के आधार के ऊपर अफगानिस्तान की सरकार को वहां पर सख्ती से चलाया और उसका नेतृत्व मोहम्मद उमर तालिबान के नेता ने अफगानिस्तान में। लेकिन 11 सितंबर 2001 की कायदा जिसका नेतृत्व तब ओसामा बिन लादेन कर रहे थे और उन्होंने जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के ऊपर और पेंटागन वॉशिंगटन में जो हवाई हमले किए और उसके बाद जिस प्रकार से अमेरिका ने अफगानिस्तान का इन्वेजन किया, आतंकवाद के समापन आतंकवाद को करने के लिए उसने एक नया अध्याय शुरू कर दिया और उस अध्याय को शुरू करने के बाद जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर 2001 के अंदर वहां की सरकार जो तालिबान की थी और जिस सरकार ने वहां पर कल्चरल जेनोसाइड करते हुए बुद्धा बमियान स्टैच्यू को धाराशायी किया था, लड़कियां स्कूल में जा नहीं सकती, महिलाओं के लिए स्ट्रिक्ट बुर्के की व्यवस्था की थी, आप पतंग उड़ा नहीं सकते, घर में पेट्स और पक्षियों को रख नहीं सकते और रिलीजन और एथनिक मिनोरिटीज के साथ जो भेदभाव तालिबान के लोगों ने किया था और उनको जिस प्रकार से पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने टोटल फाइनेंशियल और मैन पावर सपोर्ट किया था, इसके चलते यूएस वॉर ऑन अफगानिस्तान था वो 15 अक्टूबर 1999 को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन नंबर 1267 जिसमें अल कायदा और तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप्स के रूप में अंकित किया गया था, के बाद जो इन आतंकवादियों को मार गिराने का काम अमेरिकी फौजों ने नाटो फौजों के साथ किया, वो सबने देखा। और मैं तो कहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डब्ल्यू बुश ने जो एक वक्तव्य दिया था, विन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इन 2001, और जिसके बाद ओसामा बिन लादेन जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी जिसको 1 मई 2011 को पाकिस्तान धरती के ऊपर मार गिराया गया और उसके बाद अल कायदा के भी लोग मारे गए, उसने पाकिस्तान का भारत के नेबरहुड के अंदर किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाने का उनका यत्न रहा, उसको एक्सपोज किया। और उसके बाद 2001 दिसंबर में जिस प्रकार से हामिद करजाई साहब की सरकार वहां पर बनी और अमेरिका ने 38 बिलियन यूएस डॉलर्स को जो ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में अफगानिस्तान में पंप इन किया और उसके साथ साथ भारत की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई। भारत ने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कम से कम 2 बिलियन यूएस डॉलर्स विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इन्वेस्ट कर अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन को, क्योंकि अगर अफगानिस्तान शांत रहेगा तो भारत शांत रहेगा। इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आपको भारत की सहभागिता, भारत की इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान को
समझना आपको और आपके दर्शकों के लिए आवश्यक है। भारत ने अफगानिस्तान में, काबुल के अंदर अफगानिस्तान पार्लियामेंट का रिकंस्ट्रक्शन किया, वहां के काबुल के अंदर स्टोर पैलेस को रिस्टोर किया। हबीबा स्कूल जो सबसे बड़ा स्कूल है उसको भारत की सरकार ने अपने पैसे से बिल्डअप किया। वहां का सबसे बड़ा डैम सलमा डैम उसको रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट किया तो भारत ने किया। वहां की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस जो पुल ई खुमरी से लेकर काबुल तक थी, भारत ने अपने पैसे से उनको लगाया। वहां पर चाइल्ड हेल्थ और चिल्ड्रन के हॉस्पिटल्स का निर्माण भारत ने करवाया। भारत ने वहां पर क्रिकेट स्टेडियम कंधार में बनवाया, कोल्ड स्टोरेज बनवाए, नेशनल टेलीविजन नेटवर्क को एकदम से अपग्रेड करवाया, वहां पर ट्यूबवेल्स लगवाए, वहां पर वाटर रिजर्वियर जो सूख चुके थे उनको सख्त कराया। वहां की जो सबसे बड़ी बॉर्डर टाउन था जराज, उसको सिटी ऑफ डेलराम के साथ बिल्ड जो रोड्स थी उनके द्वारा कनेक्ट कराया। 1000 बसेस को भारत ने अफगानिस्तान की काबुल रोड ट्रांसपोर्ट को सशक्त करने के लिए भारत ने दिया। 285 मिलिट्री व्हीकल अफगान आर्मी को भारत ने इसलिए दिए ताकि आतंकवाद से लड़ा जा सके। MI-25 और MI-35 हेलीकॉप्टर्स अफगान एयरफोर्स को दिए गए। 50 एम्बुलेंस 5 अफगान के प्रोविंसेस में दी गई। पाकिस्तान को इन सभी निफेरियस डिजाइन को परे रखते हुए अफगान की नेशनल एयरलाइन को सशक्त करने के लिए एयरप्लेन्स दिए गए। अफगान के चिल्ड्रन को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए भारत सरकार ने सब कुछ किया। लेकिन आज जिस प्रकार से अमेरिकन ट्रूप्स का वहां से विड्रॉल हो रहा है और जिस प्रकार से तालिबानी शक्तियां जो आतंकवाद के दायरे के अंदर एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर बढ़ती चली जा रही है, वो हम सब लोगों के लिए एन एरिया ऑफ कंसर्न है। अब ऐसी फोर्सेस जो आज तो अफगानिस्तान में लड़ रही हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान की ये इस वॉर से उनको विश्राम मिल जाता है तो वो अपनी नजर पाकिस्तान की तरफ नहीं करेंगे, वो भारत की तरफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब भारत 1960 का भारत नहीं है, अब भारत 1970 का भारत नहीं है, अब भारत 1980 का भारत नहीं है, अब भारत 2021 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर सशक्त भारत है। और जिसकी फोर्सेस, जिसकी इंटेलिजेंस, जिसकी एयरफोर्स और जिसकी फोर्सेस ने, चाहे वो भूटान के ढोकलम का, भारत का चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हो, या जिनका लेह लद्दाख के अंदर चाइनीज फोर्सेस के इंट्रूजन के सामने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का जिस प्रकार का उन्होंने शौर्य अपना परिचय दिया है, मुझे लगता है तालिबानी जो इंसर्जेंट्स होंगे, तालिबानी जो फाइटर्स होंगे, जो अफगानिस्तान से आज तक लड़ते रहे, जो पाकिस्तान के द्वारा एडेड और अबेटेड होंगे, अगर भारत की तरफ, अगर कश्मीर की तरफ मुख भी करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस देने से चूकेंगे नहीं। बिकॉज दिस इज एन एरा ऑफ 2021 with a strong decisive government of Republic of India led by the BJP leader, the great leader with a strong political determination of in the form of our great Prime Minister Mr. Narendra Modi। ये बात कहना इसलिए कॉन्फिडेंस से कहना, बताना इसलिए जरूरी है कि दुनिया आज भारत के प्रति एंगेजमेंट के मोड में है। आज चाइना भारत से बॉर्डर लाइन इश्यूज के ऊपर आज 10वें या 12वें राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर है। आज चाइना को भी रियलाइज हो गया है कि चाइना माइट बी अ सुपर पावर बट इंडिया इज नो लेस अ सुपर पावर। दे माइट हैव 285 but India has also got not less than half of that squadrons of the air force in the country, but we have a strong military force, strong
political leadership of the country which is fully equipped with the nuclear arsenal. और कोई भी देश आज बांधकर चलिए भारत के ऊपर पक्षघात करने से पहले 2 बार सोचेगा, because we have a strategic alliance, a security shield in the form of S-400, जो मिसाइल शील्ड हमें रशिया से, जो स्ट्रेटेजिक अलायंस सिक्योरिटी के कॉनोटेशन में अमेरिका से मिला है, जो फ्रांस और जर्मनी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ है. इंडिया टुडे इज नॉट आइसोलेटेड. इसलिए कोई भी लड़ाकू अगर भारत की ओर, कश्मीर की ओर आंख उठाने की भी कोशिश करेगा, उसकी आंख फोड़ने से भी भारत परहेज नहीं करेगा, क्योंकि जो टेरर को फैलाते हैं उनसे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की बात सुनने के लिए भारत आज तैयार नहीं है. इसलिए जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, जिस प्रकार के जो शोर पहले सुनाई देता था अब क्यों नहीं सुनाई देता है, वो पॉलिटिकल एलिमेंट जो पाकिस्तान का नारा जम्मू कश्मीर की धरती से लगाते थे, भारत का नारा जम्मू कश्मीर की धरती से लगाते हैं. वो एलिमेंट जो रफ इंडिया से बात करते थे, खाते भारत का थे, आंखें भारत को दिखाते थे, आज नई दिल्ली की धरती पर आकर भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर बात करने को तैयार हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करने को तैयार हैं, क्योंकि पता है इंडिया इज नो मोर अ वीक स्टेट with a strong political leadership, with a strong army, with a strong political will to deal with all such rough elements who are out to bargain the Indian independence, Indian government, Indian people, Indian army, Indian navy, Indian military, Indian air force is totally strong enough. और इसीलिए पुलवामा के अटैक के बाद जिस प्रकार से भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सीमाओं में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, और 24 घंटे के अंदर जो हमारा एक जाबाज, हमारा एयरफोर्स का एक पायलट था जो पाकिस्तान के कब्जे में आया, उसको पाकिस्तान को 24 घंटे अंतराल के अंदर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा. ये है 2021 की सदी का, ये है भारत, सशक्त भारत. और इसलिए जो आपने मुझसे प्रश्न शुरू में पूछा, भारत के स्टेट, अफगानिस्तान फुल रहे, अफगानिस्तान प्रोग्रेसिव रहे, अफगानिस्तान डेवलप्ड रहे, अफगानिस्तान ऑन द पीस ऑफ प्रोग्रेशन रहे, और इसी प्रकार की भावनाएं हम नेपाल के लिए, भूटान के लिए, श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश के और इवन पाकिस्तान के लिए सोच कर रखते हैं. बिकॉज इसी के चलते मेरे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले पाकिस्तान की यात्रा कर उन्होंने तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से जाकर दोस्ती का हाथ मिलाया था. इसलिए क्योंकि भारत दोस्ती के आधार के ऊपर, थ्रू द बुलेट के आधार के ऊपर अपने पड़ोसी देशों के साथ बात करता है. इसलिए 2014 के चुनावों को जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता के लेने के बाद जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, सभी पड़ोसी देशों के मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया, बिकॉज वी वांट पीस, वी वांट स्टेबिलिटी, वी वांट प्रोग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, वासुदेव कुटुंबकम. इसलिए अफगानिस्तान को भारत ने 968,000 कोरोना वैक्सीन अभी कोरोना काल में भी दिए हैं. और ये बात इसलिए कहने का तारतम्य है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित करना चाहता है, और जो व्यक्ति भारत की एकता, भारत की अखंडता के प्रति अगर उल्टी दृष्टि से भी देखेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, और चाहे वो लेह लद्दाख में हो. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की, बहुत अच्छा उजागर किया, बहुत सारी माहिती दी. थैंक यू वेरी मच सर. इन मॉडर्न वॉरफेयर मेनी टाइम्स और एवरी टाइम एयरफोर्स प्लेज मेजर रोल,
और वो ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान ने हमारे पास से एयरफोर्स की मदद मांगी है, आर्मी की मदद मांगी है। आपको लगता है कि भारत को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, अफगानिस्तान को एक्टिवली एयरफोर्स देना चाहिए, हमारी सेना देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, भारत कभी भी दूसरे मुल्कों के इंटरनल स्ट्राइफ में, इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करने का पक्षधर नहीं रहा। लेकिन जो भी हम अफगानिस्तान के करंट रिजीम को, करंट एग्रीमेंट्स के तहत हम उनकी सहायता कर सकते हैं अगेंस्ट रफ एलिमेंट्स, अगेंस्ट टेरर एलिमेंट्स, उनकी सरकार को, उनके लोगों को, उनकी आर्मी को, उनके एयरफोर्स को, नेवी तो उनके पास है नहीं, जो भी मदद हम दे सकते हैं। लेकिन वहां की लड़ाई, उनके क्षेत्र की लड़ाई, वो लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी। अगर अमेरिकन फोर्सेस वहां से विड्रॉ करती हैं, मुझे नहीं लगता भारत की आर्मी को वहां जाकर उनके बिहाफ के तालिबान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाहिए। लेकिन अफगान की सरकार का हमें पुरजोर सहायता विभिन्न तरीकों से करने पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। सर, अभी जो अफगानिस्तान में भारत का इन्वेस्टमेंट बहुत है, तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमारा उसमें हुआ है। वेरियस स्कीम जो आपने बताई, तो मैं उसमें आपका टाइम जाया नहीं करूंगा नाम लेके, वो स्कीम आप बता चुके हैं। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, अगर तालिबान टेक ओवर करते हैं अफगानिस्तान को, जैसे मीडिया रिपोर्ट आते हैं कि 70% कब्जा कर लिया, 80% कब्जा कर लिया, अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कब्जा करते हैं तो ये भारत का इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? तालिबान का रवैया भारत के साथ कैसा रहेगा? रिलेशनशिप प्रेजेंट गवर्नमेंट तो भारत के साथ बहुत अच्छा रखती है, उनको पाकिस्तान पसंद नहीं है, लेकिन तालिबान तो पाकिस्तान के पपेट है, तो वो भारत के साथ कैसे रिलेशन रखेंगे और भारत का इन्वेस्टमेंट का क्या होगा सर? देखिए, दिस इज ओनली ए हेयरसे। ये तालिबान का मीडिया प्रोपेगेंडा है कि उन्होंने 2/3 ऑफ अफगानिस्तान टेक ओवर कर लिया है। अगर आप यूएस कमांडर इन चीफ ऑफ और जो नेटो फोर्सेस जो वहां से विड्रॉ कर रही हैं, जिन्होंने 21 सितंबर 2021 तक यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने जो इलेक्शन टाइम पे वादा किया था, और जो वादा डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा साहब ने, प्रेसिडेंट WG बुश साहब ने किया था, अगर मद्देनजर रखा जाए तो हमें यह लगता है कि इतना इजी नहीं होगा वहां की वर्तमान की सरकार को, वहां की वर्तमान अफगान आर्मी को, वहां की वर्तमान पुलिस की रेसिस्टेंस को और वहां के वर्तमान लोगों के रेसिस्टेंस को ओवरनाइट ओवररन कर तालिबान पावर में आ जाएगा। क्योंकि आज भी चाहे यूएस फोर्सेस हैं, चाहे नेटो फोर्सेस हैं, या भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, या भारतीय फोर्सेस हैं, जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के विकास में किया है, वो रातों रात सब कुछ तालिबान के आगे वहां के लोकल एनवायरनमेंट में ओवरनाइट सरेंडर करने की और करवाने की स्थितियों में होंगे। लेकिन इससे ज्यादा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ कहने के लिए आधिकारिक स्तर पर मेरा कहना उचित नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ फॉल्स प्रोपेगेंडा that everything is falling apart in Afghanistan in favor of the Taliban. The things are quite different from the grassroots level realities which are prevalent in Afghanistan today. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने सर। सर, एक दूसरा अफगानिस्तान के हटके जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है और मेरे बहुत से दोस्त लोग, हम लोग मोदी भक्त है, हम लोग बीजेपी फॉलोअर है, नेशनलिस्ट है, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है ये कि बंगाल में इलेक्शन के बाद हमको लगता था कि बंगाल में इलेक्शन हम जीत जाएंगे, बहुत लोगों ने बंगाल में हमको सपोर्ट किया, लेकिन 2 मई के बाद ममता के गुंडों ने जो बिहेवियर किया,
लोगों की हत्या की, बहन बेटियों के ऊपर रेप किया, तकरीबन 1 लाख लोग अफगानिस्तान अपना बंगाल छोड़ के चले गए बाजू के स्टेट में। और लोगों को ऐसी इमेज खड़ी हुई कि बीजेपी उनके वोटरों के साथ, उनके सपोर्टर के साथ खड़ी नहीं रही। मोदी साहब ने, अमित भाई ने, जेपी नड्डा साहब ने एक्शन नहीं लिए। तो उसमें आप थोड़ा पब्लिक के लिए कुछ लाइट डालोगे सर प्लीज? तो ये बहुत हेल्प होगी, हमको सपोर्टर को जवाब देना पड़ता है, तो आप थोड़ा प्लीज उसमें लाइट डालिए। देखिए, मैं सनातन शक्ति चैनल के माध्यम से ऊपर केवल इतना कहना चाहूंगा, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों ने, प्रधानमंत्री मोदी के ओपोनेंट्स ने हमेशा से हम लोगों को डिक्टेटोरियल कहा है, हम पे आरोप लगे हैं कि हमारा लोकतंत्र में विश्वास नहीं, हम पर चुनाव रिलेटेड धांधलियों के आरोप लगाए, हमें ये कहा कि आप क्योंकि केंद्र में सत्ता में बैठे हैं, इसलिए आप हेन प्रक्रेन बंगाल में चुनाव में सत्ता में जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के चुनावों ने यह दिखा दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ चंद सीटें थी, वो उन चंद सीटों से 70 सीटों के आंकड़े पर जीत के आ गई। अगर हमारे विरोधियों ने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए थे वो सच होते, तो हम बल के आधार पर, धन के आधार पर और फोर्सेस के आधार पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लेते। लेकिन इसके विपरीत हुआ। यह दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, जो एंटी मोदी बेटर्स थे, जो मोदी जी को हर बात पर क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उनके आरोप झूठे सिद्ध हुए। और चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करे, प्रेसिडेंट रूल लगाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के ऊपर जिस प्रकार से एक सुनियोजित ढंग से, एक कॉन्स्पिरेशनल ढंग से जिस प्रकार से अटैक करवाए गए, वो इसलिए कराए गए कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को प्रवोक किया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को इन्वोक करने के लिए आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई पश्चिम बंगाल की सरकार को, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनी गई थी, हालांकि ममता बनर्जी स्वयं चुनाव हार गई और आज भी मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हार गई। लेकिन उनकी पूरी योजना थी कि इन्वोक कर कर, प्रवोक कर कर केंद्र की सरकार को इतना प्रेशराइज कर दिया जाए ग्राउंड रियलिटी से, वोटर्स को कहीं ना कहीं वायलेंस से त्रसित कर कर कि आर्टिकल 356 जिसको इन्वोक बार बार कांग्रेस की सरकारें भारत के अंदर विभिन्न चुनी हुई सरकारों डिसमिस करती रही, और भारतीय जनता पार्टी सिंस इट्स इंसेप्शन फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड जिसका विरोध करती रही, हम उस धारा 356 को यूज करें, जिसको यूज करने से, उस प्रोवोकेटिव शैली का उपयोग करने से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप लेड बाय जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, होम मिनिस्ट्री के प्रमुख मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन प्रेशर्स को रेसिस्ट किया और ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हम उन सभी फोरम्स के ऊपर
इस अलोकतांत्रिक सरकार के और जो तृणमूल कांग्रेस है उनके इन कृत्यों को हम पब्लिक में उजागर करेंगे और जो लोग इन कृत्यों से ग्रसित हैं हम उनकी रक्षा पूर्ण रूप से करेंगे। इसलिए जो भी हम उनकी सहायता कर सकते हैं थ्रू वेरियस मीन्स हम आज भी उनकी सहायता कर रहे हैं। हाँ, एक इशू के ऊपर कि हम ममता की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार उसको डिसमिस नहीं करेगी, लेकिन उसको एक्सपोज अपने ही हाथों से, अपने ही कृत्यों से जरूर होने देगी। इसीलिए आज आपने स्वयं इस विषय को अपने इस सनातन शक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रश्न के रूप में मेरे समक्ष रखा। नहीं तो आज आप भी मुझसे पूछते कि ममता सरकार और ममता की पार्टी जीत गई और आपकी पार्टी ने उसको बर्खास्त क्यों कर दिया। ये आपका ही नहीं, भारत के मीडिया का भी, और मीडिया के माध्यम से मेरी सरकार, मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को सब लोग लेफ्ट में, राइट में, सेंटर राइटिस्ट में हमें कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हुए आज इंडिपेंडेंट भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में आपको भी और हमें भी सुनने को मिलते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, एक पब्लिक का क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कश्मीर में से जो हमारे कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, 5 लाख तकरीबन नंबर्स थे, उनको पुनर्वसवाट के लिए, और जम्मू को जो अन्याय होते रहता है, ये कश्मीर में आज तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी या मुफ्ती महबूब के उसके पिताजी की सरकार थी या जीएम शाह की सरकार थी, तो जम्मू को और लद्दाख को बहुत अन्याय हुआ है और अन्याय आज तक होते हुआ है, राइट। तो उनके लिए मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। एक तो कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसवास के लिए, सेफ्टी ऑफ द पीपल, एंड जम्मू और लद्दाख को जो अन्याय हो रहा है उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार हमेशा जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानती रही और भारत के किसी भी प्रांत से किसी भी समुदाय के पलायन के खिलाफ रही। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में नहीं, 10 वर्षों में नहीं, 20 वर्षों में नहीं, कम से कम 2 डिकेड से ज्यादा कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का जो उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसको ओवरनाइट ओवरटर्न करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वहां की स्थिति नॉर्मलाइज कर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त और दुरुस्त कर वहां के टेररिस्ट एलिमेंट्स को वीड आउट कर वहां पर नॉर्मलाइज सिचुएशन बनाकर जो कश्मीरी पंडित वहां से टेरर के वातावरण में, वहां से भारत के अन्य क्षेत्रों में इतने वर्षों पूर्व पलायन किए थे, उनको दोबारा से कश्मीर में विस्थापित ना कर उनको ऑनर के साथ, उनको श्वेता के साथ, उनकी रक्षा को सुनिश्चित कर उनको दोबारा से वहां पर पुनर्स्थापित कराया जाए। इसके लिए भारत सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसलिए सबसे पहले धारा 370 को समाप्त कर एक मैसेज दिया गया है कि भारत की ये सरकार पलायनवादियों को सहन नहीं करेगी। जो भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ, जो कश्मीरी पंडितों को हनन और उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने के खिलाफ, जो उनको मारने के खिलाफ आगे बढ़ेगा, उसको जीने का अधिकार नहीं मिलेगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस विल इंश्योर a clean environment, a peaceful environment, an environment in which all Kashmiris, whether they are Kashmiri Pandits, whether they are Kashmiri Hindus, or whether they are Kashmiri Muslims, or whether they are Kashmiris of any hue and cry, of any religious minorities, they will all have a right to coexist peacefully. और इसके लिए जो इकोनॉमिक पैकेज
कश्मीर को डेवलप करने के लिए मोदी सरकार ने दिया है, वो उसी राइट डायरेक्शन के लिए कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को मान सम्मान के साथ, रोजगार की गारंटी के साथ, आगे बढ़ने के साथ एक मौका क्रिएट करने के लिए, उस एनवायरनमेंट कंड्यूसिव, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए ये सरकार आगे बढ़ रही है और उसके लिए प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है और उसके लिए ऐसी परिस्थितियां बना रही है कि वो जब जाएं तो वो शान के साथ जाएं, जब वो जाएं तो शान के साथ नौकरियों में भी, बिजनेस में भी, एजुकेशन में भी और सिविल सोसाइटी में भी वो दोबारा से रमकर वहां के बशिंदे बनकर हिंदुस्तान की प्रगति में बराबर के हकदार बन सके। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी एक क्वेश्चन है जो वेरी क्लोज टू माय हार्ट। यूपी में इलेक्शन अभी 2022 में आने वाले हैं और मीडिया में बहुत जगह में डिस्कशन होता है, रिपोर्ट आती है कि ये ममता वाली जो फॉर्मूला है खेला हुआ है बंगाल में और प्रशांत किशोर उसका एडवाइजर है, वो मिलके सब यूपी में वही फॉर्मूला रिपीट करके योगी जी को हराएंगे और योगी जी गए हारे तो मतलब बीजेपी हारी तो मतलब हमारे हाथ से यूपी गया। अगर यूपी हमारे हाथ से जाते हैं तो दिल्ली भी बचाना मुश्किल हो जाती है। तो ये मामले में आपकी बीजेपी गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ की यूपी की गवर्नमेंट की तैयारी क्या है कि बंगाल यूपी में रिपीट ना हुए? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो धरती है वहां पे योगी आदित्यनाथ जी हैं और आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार का शासन और सुशासन दिया है, जिस प्रकार से गुंडे राज को समाप्त किया है, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, वो ये बात तो जरूर कहता है, गुंडा राज को अगर किसी ने धाराशाही किया है तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगर उत्तर प्रदेश पिछले 5 सालों में गंदगी विहीन होने के कगार पे खड़ा हुआ है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अगर उत्तर प्रदेश में साक्षरता बढ़ी है तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुई है। अगर उत्तर प्रदेश के शहर, चाहे लखनऊ हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे इलाहाबाद हो, उनका विकास हुआ है तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है। इसलिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश विल नॉट गो द बंगाल वे। बंगाल में तो हम कभी सत्ता में आए ही नहीं थे, लेकिन फिर भी 0 से 70 सीटें बंगाल में जीत जाना कोई कम अचीवमेंट नहीं है और उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से यूपी का पॉलिटिकल घटनाक्रम है, पहले तो मायावती और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इकट्ठे हुए थे। अब अगर कांग्रेस उनके साथ मिल जाए, जो डेसिमेटेड पार्टी है, जिसका ग्रास रूट लेवल पे कुछ आधार ही नहीं है, जिस प्रकार से डेसिमेशन ऑफ ऑपोजिशन इन उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल हेमिस्फीयर है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने दम के आधार पर, काम के आधार पर, विकास के आधार पर, अपने विषय वस्तु के आधार पर और सजगता, अच्छे सुशासन देने के आधार पर दोबारा से अगले साल पुनः जीत कर आएगी। इसके अंदर कोई दो राय ना भारतीय जनता पार्टी को है और ना जनता को है। मेरे कई मित्र जो किसी और संप्रदाय के भी हैं कहते हैं, हमें विश्वास है अगर योगी जी आएंगे, अगर मोदी जी केंद्र में रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कम से कम ये हमारा शोषण तो नहीं करते, हमारी बात सुनते हैं। और मिनॉरिटीज अगर सेफ हैं, अगर अल्पसंख्यक सेफ हैं, सिक्योर हैं और उनको
आगे बढ़ने के समान अधिकार मिलते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिलते हैं, और जो उनको गुमराह करते हैं आज वो भारत के विपक्ष में लुटे हुए, पिटे हुए ऑपोजिशन का दर्जा भी जिनके पास ना विधानसभा में है और ना देश की संसद में है, ये फिगर्स बताते हैं। ये डॉक्टर विजय जॉली नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये जगत प्रकाश नड्डा नहीं कह रहे, ये मोदी जी नहीं कह रहे, ये इलेक्शंस के रिजल्ट बताते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बात है, हम लोग को सबको मालूम है, मैं बहुत मेरे कॉलेज डेज से मैं जनसंघ में रहा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो गई, उसका सपोर्टर हूं। हमको मालूम है कि मुसलमान हमको कभी वोट देते नहीं है। ये हेमंत बिस्वा ने आसाम में बता दिया कि हमको तुम्हारे वोट नहीं चाहिए। योगी साहब बोलते हैं कि तुम्हारे बगैर भी विकास संभव है। तो आज की तारीख में हम लोग, मोदी साहब ने जो सूत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कितना भी कोशिश करें इनका विश्वास जीतने की, इनका साथ लेने की, उनका विकास करने की, लेकिन वो तो हमको कभी वोट देते नहीं है और हमारे खिलाफ ही नैरेटिव चलाते रहते हैं। बराबर है, बंगाल में देख लिया, आसाम में देख लिया, यूपी में भी वो लोग हमको वोट नहीं देते हैं। फिर भी एपीजमेंट की क्यों कोशिश की जाती है? माइनॉरिटी कमीशन तो एकदम इलीगल है, जो वक्फ बोर्ड बनाया था इंदिरा गांधी ने, एकदम इलीगली बनाया। फिर भी आज की सरकार साल में 4,000 5,000 करोड़ रुपया उसके पीछे खर्चा करते हैं। हमारे हिंदुओं के फंड से मदरसा चलाते हैं, उनको मदद मिलती है हमारे पैसों से। ऐसा क्यों चालू रहा है आज? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये सऊदी अरेबिया नहीं है, ये ईरान नहीं है, ये इराक नहीं है, ये आपके और मेरे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से एक सेकुलर देश है। सर वो तो बराबर है, लेकिन हमारे पैसे से उनकी मदरसा को मदद, मंदिर के पैसे मदरसा में जाते हैं, मंदिर के पैसे मंदिर में नहीं रहते हैं। उनके बारे में आप कुछ लाइट डालिए ना। वो तो बराबर है कि वो भारत है, वो दूसरा देश नहीं है। वो तो आपकी बात बिल्कुल बराबर है। मैं अपनी बात अभी जिस पे आने वाला हूं, भारत का संविधान, जो सत्ता में आते हैं और जो सत्ता में नहीं आते, भारत का संविधान सबसे बराबरी के आधार पर व्यवहार करने की आज्ञा देते। हाँ, जो धर्म दिन में 5 बार अपने धार्मिक रिचुअल्स का आदर करेगा, आज जरूरत तो यह है कि हम सनातन शक्ति के सहयोगी, मित्र, बंधु, और मैं विशेष तौर से स्वयं अपने आप को कहता हूं, डॉक्टर विजय जॉली इज प्राउड टू बी ए हिंदू, लेकिन क्या हमारे स्वयं के बच्चे हफ्ते में एक बार भी मंदिर जाते हैं? क्या नमस्कार करते हैं? क्या हिंदू त्योहारों का पालन करते हैं? इसलिए जरूरत यह है, आज भारत के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या 71.1% हो गई है। ये एक अलग मुद्दा है और अलग विषय वस्तु है। इसके ऊपर आपको और हमको, सरकारों को नहीं, हम जो हिंदू की बात करते हैं, जो हम प्रश्न करते हैं, हमें खुद अपने परिवारों के लेवल के ऊपर हमें इसके ऊपर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। अगर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलता तो क्यों नहीं अच्छा चलता? अगर मैं अच्छा दिखता नहीं हूं तो क्यों नहीं दिखता? अगर मेरी इतनी संख्या होने के बावजूद मैं किसी प्रांत के अंदर मेजॉरिटी में नहीं आता हूं तो मुझे सोचना पड़ेगा मेरे अंदर गद्दार कितने पनप रहे हैं। इसलिए वी विल हैव टू लुक इनवर्ड टुवर्ड्स अस। हम औरों की तरफ देखें, हम औरों के ऊपर छींटाकशी करें। मैं मान के चलता हूं, मैं अपनी कमियों को पहले क्यों ना
पाटने की कोशिश करो। इसलिए द नीड ऑफ द आवर इज, आज भारत तो क्या, नेपाल जिसमें 92% से ज्यादा लोग हिंदू मूल के हैं, वहां पर बहुत तेजी के साथ जिस प्रकार से धर्मांतरण चल रहा है, यूरोप के माध्यम से, पाश्चात्य फोर्सेस के माध्यम से, पैसे के आधार के ऊपर, ये हमारे लिए कंसर्न की बात है। और नेपाल जो एक हिंदू राष्ट्र होता था हमारे बगल के अंदर, वो भी आज सेकुलर राष्ट्र हो गया है। सो द नीड ऑफ द आवर इज for all nationalists like you and me, we have to ponder seriously within our own self what needs to be done, where is the wrong which we have to correct, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी साहब के स्टेट के रिलेटेड है, जो गुजरात है, मेरा भी स्टेट है, मोदी साहब का भी है, अमित भाई का भी है। मोदी साहब ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज फट के चुटकी बजा के कर दिया। हाँ, बहुत दूसरे शहरों के नाम बदली हो गए। अहमदाबाद जो आदिल शाह के नाम से अहमदाबाद बनाया गया था, कर्णावती नाम है उसका, ओरिजिनली मूलभूत नाम कर्णावती है। विजय भाई रूपाणी गुजरात के चीफ मिनिस्टर, या मोदी साहब या अमित भाई, क्यों ये नहीं करते हैं कि दूसरी जगह में होता है तो गुजरात में क्यों अहमदाबाद का नाम कर्णावती नहीं होता है? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, आंसर भी दीजिए, अपील भी है कि मोदी साहब तक ये मेरी बात पहुंचाइए कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती कभी हो रहा है। देखिए, मैं हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं, ना मैं मंत्री हूं, ना मैं संतरी हूं, ना मैं सांसद हूं, ना मैं विधायक हूं, ना मैं निगम पार्षद हूं, लेकिन भारत का एक नागरिक होने के नाते आपसे विनम्रता से प्रार्थना करता हूं, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के रक्षा मंत्री को और गुजरात के मुख्यमंत्री को इस विषय में लिखेंगे और उसकी कॉपी मुझे भेजेंगे, तो मैं जरूर, जितनी भी मेरी समर्थ और शक्ति होगी, मैं आपकी बात को जरूर बुलंद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू डॉक्टर विजय जोली जी, थैंक यू वेरी मच। आप आए, आपने हमारे श्रोतागण को, प्रेक्षकगण को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, अच्छा नॉलेज दिया, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग आए हुए, विमल भाई चड्डा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे जोली साहब को, या पब्लिक में से किसी को कुछ पूछना है? जोली साहब को नमस्ते करना चाहेंगे, प्रेम भरी प्रणाम। उनका पिछले सप्ताह जन्मदिन था, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओ, जन्मदिन की शुभकामनाएं जोली साहब, मुझे तो नहीं मालूम था, आपको जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं। प्रणाम। और विजय जी तो हमारे बहुत पुराने हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, मैं आपको देखता रहता हूं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आई ऑलवेज एडमायर यू, और आप विचारधारा को, भारतीय मूल के लोगों को और इंडियन डायस्पोरा को जिस प्रकार से आप कीनिया के अंदर, और ना केवल कीनिया में अपितु पूरे डायस्पोरा को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और सबको ये कहता हूं कि काश और एक विमल चड्डा हो जाए। विजय जी, आपका आशीर्वाद है बड़े भाई का, और जो हो सकता है हम करेंगे। साउथ अफ्रीका के लिए आपकी वेट कर रहे हैं अगले मास, जब भी आपका प्रवास बने। जी सर, हमारी 2 यंग सनातनी बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, एक है इशिका बंसल और एक है दीपिका सिंह। इशिका बंसल जी, आप सुन रही है मेरी बात? अगर दीपिका सिंह आप मेरी बात सुन रही है, विजय जोली साहब को, डॉक्टर विजय जोली साहब को आप कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछिए, नहीं तो अभी हमारी मीटिंग कंक्लूड होगी। हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, 1 घंटा हो जाएगा। साहब को, विजय जोली साहब को भी किधर जाना होगा और बहुत से काम करने होंगे, तो अगर दोनों बेटियां को कुछ पूछना है तो आप आगे आइए, प्लीज विजय जोली सर को पूछिए। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विजय जॉली सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मीट यू here on Zoom meeting, and I'm grateful for this opportunity to talk with you. बट सर कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसा आपने बोला कि हमारे जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं
और हमारी जो पॉपुलेशन है हिंदुइज्म वो 70% हो गई है, 71% हो गई है रिड्यूस होके। सो जैसा मैंने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन डाला या ओपिनियन आप कह सकते हैं कि अगर हम स्कूल्स में भगवत गीता की टीचिंग्स अगर एक पीरियड जो आधे घंटे का होता है या 25 मिनट्स का जो होता है वो एक पीरियड डालेंगे तो दिस माइट बी वेरी हेल्पफुल टू देम। दीपशिका जी, पहले तो आप अपना वीडियो ऑन करिए। आई कांट सी। जस्ट अ मिनट सर। हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते जी सर। कहाँ रहती हैं आप? सर मैं मुंबई सबर्ब्स में रहती हूँ, पालघर बहुत बढ़िया। डिस्ट्रिक्ट। क्या करती हैं आप? सर मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है लास्ट ईयर अपना बीएससी से, बीएससी आईटी। वेरी गुड। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और मैं आपको एक सुझाव दूंगा क्योंकि आपका ये जो सुझाव है बड़ा पोरस है और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। आपको धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, नॉर्थ मूर्ति पे रहते हैं, उनका गूगल से आपको नाम, ईमेल सब मिल जाएगा। उनको एक ये सुझाव आप अपने हैंडल से लिखकर उनको भेजें और उसकी सीसी कॉपी तो डॉक्टर विजय जॉली सीनियर इंडियन बीजेपी लीडर लिखें। आई विल टेक अप दिस मैटर। आपको पहले लेना है इनिशिएटिव। जिसके मन में आए, जिसके मस्तिष्क में जो विचार आए, सिंस यू आर यंग विमेन लीडर ऑफ इंडिया, मेरा ये मानना है जिसके मन में इतना कंस्ट्रक्टिव विचार आया है, यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड एंड वी विल ऑल सपोर्ट इट। चाहे नीलेश जी हो, चाहे विमल चड्डा जी हो और चाहे डॉक्टर विजय जॉली हो। इट्स अ वेरी गुड। विजय जी, मैं एक बात दीपशिखा जी, आप एक काम और कर सकती हैं, अपने परिवारों के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर ऐसे बच्चों का ग्रुप बना सकती हैं। कोई एक अपनी सेविका हो, महिला हो जो कि बच्चों को पढ़ा सकें एवरी सैटरडे संडे शाम को, या हिंदी अपनी कल्चर क्लासेस ले सके तो एक और अच्छा सुझाव है, तो उसमें भी बहुत लाभदायक हो सकता है। जी सर, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगी पूछना चाहोगे प्लान को एग्जीक्यूट करने की सर। देखो उसमें आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए आपकी दीपशिखा। ईमेल लिख के भेज रहा हूँ ताकि आप ईमेल मुझे भी भेज सकें और मैंने ईमेल आपको भेज दिया है जी। दीपशिखा जी, I have sent the email vijayjolly325@gmail.com। तो आप जो धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजें उसकी कॉपी मुझे भी भेज दीजिएगा एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मैं वेट करना पसंद नहीं करता। आपने सुझाव दिया, आपके सुझाव के आवाज में मैंने इमीडिएटली आपको मैसेज भी भेज दिया। थैंक यू सर। So please do it as soon as possible. Sure sir, I will. God bless you. Thank you sir. थैंक यू डॉक्टर विजय जॉली जी। लगते हैं हमारे अभी यंग सनातनियों को ज्यादा कोई सवाल नहीं है। एक मेंबर है इशिका जी, अभी मीटिंग कंक्लूड होती है, आपको कुछ पूछना है? नहीं तो फिर मीटिंग कंक्लूड करते हैं। इशिका बंसल सनातन शक्ति कौन है वो भी पूछ सकती हैं। ये सनातन शक्ति तो हमारा ही है, डबल वो एक हमारी बैक ऑफिस की जो दीपिका शर्मा है वो कर रही है, वो है। वो तो जनरली बैक ऑफिस में रहती है। ये सनातन शक्ति हमारा ही है। No sir, no questions. नो क्वेश्चन। आप उनके साथ पूछिए बेटा, जैसे दीपशिका ने पूछा ऐसा आप भी पूछिए बेटा। Yes sir. जैसे दीपशिका ने पूछा ना ऐसा आप भी पूछिए। Oh, yes और sir. आपका वीडियो, विजय जॉली जी सर बोलते हैं आपका वीडियो चालू करिए, इफ इट इज ओके विथ यू। Is it visible? नमस्ते इशिका। Namaste sir. Ishika, and also to Deepshikha ji, my only humble advice is, जो दुनिया में दिखता है
वो बिकता है। if you are not to be seen by anyone, how will others follow you? तो अपने आप को हमेशा विजिबल रखो, स्क्रीन पे विजिबल रखो, कहीं पर जाओ, स्कूल में जाओ, मंदिर में जाओ, क्षेत्र में जाओ, सोशल वर्क में जाओ, पब्लिक में जाओ, टीवी चैनल पे जाओ, कीप योरसेल्फ विजिबल। आपको घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं टीवी पर कैमरे के सामने कैसे दिखूंगी, मेरे पीछे क्या होना चाहिए जो लार्जर ऑडियंस को दिखाई दे बेटा। ओके Okay, sir. And I started doing this practice while I was in school, not even in college. So you have to look smart, you have to look adorable and admirable by other people. Only then whatever you will say, your friends will follow, your family will follow, your colleagues will follow, and even people who do not like you, they will also follow by you. Okay? Yeah. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके जोली साहब, आप मीटिंग कंक्लूड करने से पहले कुछ दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे सर? किनके लिए? दर्शकों के लिए, हमारे जो प्रेक्षक है, हमारे श्रोता है, सनातन शक्ति के मेंबर है जो वर्ल्ड वाइड है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में है, उनके लिए आप कुछ मैसेज दोगे स्पेशली? देखिए, मेरा सभी सनातन शक्ति के व्यूअर्स को एक ही निवेदन है, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ब्रीथ पॉजिटिव, हियर पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, और सांस भी आप लो तो वो भी पॉजिटिव हो, और आपका दिल भी धड़के वो भी पॉजिटिव हो, और कोई निंदा करे एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। देखिए क्या आनंद आता है। जैसे आप अपने आप को शीशे में हर रोज देख के कहते हो हीरो, मेरे से सुंदर ना हो सकती है ना होगा, वैसे ही उसी शीशे के आयाम में दूसरों को भी देखने की कोशिश करो। देखिए ये दुनिया आपको कितनी अति सुंदर लगेगी। इसलिए डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, निंदा रस से दूर रहिए और पॉजिटिविज्म की दुनिया से ओत प्रोत रहिए। फिर देखिए क्या आनंद ही आनंद आपको मिलता है, और हर दिन नया चैलेंज लेकर आगे बढ़िए। बी मोटिवेटेड। नेगेटिविज्म आपके शरीर के साथ, आपके सोल के साथ, आपके हाथ के साथ टच भी नहीं होना चाहिए, और जिससे हाथ मिलाइए आपके शरीर की शक्ति का नव संचार उसके शरीर में जाना चाहिए, और उसका नव संचार आप अपनी शरीर में लीजिए। देखिए क्या आनंद और आनंद की अनुभूति होती है। प्रणाम। मैंने अपना नंबर लिख दिया चैट बॉक्स में, आप नंबर थैंक यू नोट कर चड्ढा सकते साहब, हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू चड्ढा साहब। मैं Thank भी मेरा नंबर आपके लिए लिख देता हूं, ताकि आपको कभी ऐसा लंदन में कुछ भी हमारे जैसा काम है तो आप बोल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। डॉक्टर विजय जोली जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। आते रहिएगा, श्रोताओं को लाभ देते रहिएगा, तो आपका गाइडेंस भी हमको लगेगा, और मैं जैसे आपने बोला वो मोदी साहब को लेटर लिखूंगा, कॉपी आपको करूंगा, और विजय रूपानी को भी कॉपी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज की मीटिंग संपन्न करते हैं। हमारे श्रोताओं को नम्र विनती है कि सनातन शक्ति की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, सबका धन्यवाद। ठीक, नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम।